बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि काफ़ी दिनों से पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का शोर है और मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, मगर इस पर कोई ठोस पेशरफ्त जो है अभी तक सामने नहीं आ पाई है। एक तो इस पर बात करेंगे, दूसरी जानिब पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से भी कॉल दी जा चुकी है, तो इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत, बिलखुसूस वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट से, और फिर अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो भी सड़कों पर आने का कह रहे हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो है आखिरकार नंबर अलॉट किया गया आईनी बेंच के सामने, तो इसकी क्या सूरत हाल बनेगी और कोर्ट मैटर्स में इस वक्त जो क्या पेशरफ्त सामने आ रही है, इसका भी जिक्र करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन, सलमान अनीस, कंबर जैदी और फयाज महमूद। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और सबसे पहले तो जावेद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई दिनों से कैपिटल में तो बिलखुसूस जो है वो मुज़ाकरात की बात, मुज़ाकरात का शोर है, मुज़ाकरात के बारे से बयानात भी सामने आ रहे हैं, मगर क्या इस हवाले से आपके पास मालूमात है कि हुकूमत की जानिब से कौन मुज़ाकरात कर रहा है, किससे मुज़ाकरात कर रहा है? जी देखें, जो मेरी मालूमात है उसमें बाकायदा तौर पर अभी मुज़ाकरात का जो मेज़ है वो अभी नहीं सजा है जिस पर दोनों फरीकैन बैठे। अभी ग्राउंड्स बन रही हैं, एक दूसरे की तरफ से मिजाज को चेक किया जा रहा है किसी तरीके से कि दोनों फरीकैन जो है वो कैसे बैठ सकते हैं। तो इस हवाले से कल भी हमारी जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि फिल वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर कोई बातचीत का आगाज नहीं हुआ है। और दूसरी जानिब जो हुकूमती हल्के हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, उनका भी ये कहना है कि पीटीआई की तरफ से ये बार बार ऑफर की जा रही है कि मुज़ाकरात के लिए तमाम ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी फिल वक्त जो है वो कोई ऐसी कमेटी या कोई किसी वजीर को या किसी मेंबर को ये फरीजा नहीं सौंपा गया है कि वो मुज़ाकरात अभी शुरू करें। तो इस हवाले से बयानबाजी चल रही है, लेकिन बाकायदा तौर पर जो किसी जगह पर भी जो मुज़ाकरात हैं उसके आगाज के हवाले से ताहाल कोई खबर ऐसी नहीं है, क्योंकि आज भी कौमी असम्बली का और सेनेट का जो इजलास था उसमें बड़ी गर्मा गर्म बहस होती रही और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे उन्होंने भी खासी तनकीद की पीटीआई पर, और साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहां पर आए उनकी तरफ से भी खासी तनकीद की गई और ये कहा गया कि सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, क्योंकि अब वो तस्लीम कर दिया गया है उन जमातों की तरफ से भी कि सियासी लोगों के साथ ही मुज़ाकरात होंगे और पीटीआई एक सियासी जमात नहीं है। और दूसरी जानिब पीटीआई की तरफ से जो चेयरमैन पीटीआई के साबका जो बयानात हैं जिसमें वो कहते थे कि चोर डाकुओं के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो उस हवाले से भी एक वजाहत जो है वो देखी जा रही है कि वो जो बयानात थे उस पर पीटीआई की अभी इस वक्त क्या स्टैंडिंग है और चेयरमैन जो बानी पीटीआई हैं वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। तो इस हवाले से जो वाज़ेह सिग्नल्स हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। गो के जो बानी पीटीआई है उन्होंने कमेटी भी तश्कील दे दी है और मुज़ाकरात के लिए भी कहा है कि हर सतह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन अभी मजीद कुछ श्योरिटीज और गारंटीज मेरा ख्याल है कि मिलना बाकी है, जिसके बाद बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। और इसका एक वाज़ेह जो सिग्नल है वो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि बातचीत का जब आगाज होगा तो दोनों फ्रीकैन की जानिब से जो बयानात हैं उसमें भी नरमी दिखाई देगी और सख्त किस्म के बयानात आने बंद हो जाएंगे। तो उस वक्त ये महसूस किया जा सकेगा कि अब बाकायदा तौर पर कोई संजीदा बातचीत की तरफ जो है वो कोई विंडो जो है वो ओपन हुई है। अच्छा, अब इसमें सलमान, ज़ाहिर है खबरें तो ये गर्दिश कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और साबिक स्पीकर असद कैसर के दरमियान भी मुलाकात हुई, वो उनकी हमशीरा की ताज़ियत के लिए वहाँ पे गए थे। उसके बाद वहाँ पे भी ये खबरें सामने आई कि उस दौरान भी ये गुफ्तगू हुई कि मुल्की मफाद के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी के तहरीक के हवाले से भी कॉल दे रखी है, तो क्या ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी या मुज़ाकरात जो है वो इस सूरत हाल को ज़रा पीछे धकेल देंगे? क्या खूबसूरत बात यह है कि शाहजी, अभी मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और सुकरात की और सोक्रेटिस की जो आज से 2000-3000 साल पहले थ्योरी थी ना, डायलैक्टिकल मेथड की, मुज़ाकरात के और बातचीत के मेथड के ऊपर, उस पर हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे। देखें, हम बचपन से रो रहे हैं, पिछले 6 महीने से, साल से तो मैं आपके प्रोग्राम में रो रहा हूँ। खान साहब को इवेंचुअली कहीं ना कहीं आके बैठ के बात करनी पड़ेगी। मुज़ाकरात की अब पहली कंडीशन क्या होती है कि आप कोई कंडीशंस ना रखें। शुक्र है ये भी पीटीआई को समझ में आ गई।
पहले तो वो ये कहते थे कि ये करोगे तो हम बात करेंगे, ये करोगे तो हम बात करेंगे, ऐसा होगा तो हम बात करेंगे। तो चलें, खुदा खुदा करके ये बुत तो टूटा, बात करने के ऊपर तो राजी हुए। अब जिस तरह पहले भाई बात कर रहे थे, हम काफी देर तक इनका मजाक उड़ा सकते हैं कि क्या इनका स्टैंड था और हमेशा की तरह इन्होंने जो यू टर्न लिया है और अब ये मुज़ाकरात पे आ गए हैं, तो चलें, खुशाइंद है। मैं इसको ऐसे नहीं देखता, आई विल टेक इट पॉजिटिवली। बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, कम से कम आके सारे बैठ के बात करने के लिए तो तैयार हुए। अब 2-3 मसाइल हैं जो गवर्नमेंट पॉइंट आउट कर रही है। सबसे पहले तो ये कि मुज़ाकरात करें तो किसके साथ करें? पार्टी के अंदर तो 6 धड़े बने हुए हैं। अब बैरिस्टर गौहर के साथ बात करनी है, असद कैसर के साथ बात करनी है, अली अमीन गंडापुर के साथ बात करनी है, बुशरा बाजी के साथ बात करनी है, या अलीमा आपा के साथ बात करनी है। नहीं, अभी तो उमर अयूब साहब को बना दिया गया ना, मुज़ाकराती कमेटी बन गई है, वो तो वाज़ेह है। 6 नफिल शुक्राने दे पढ़ लो इसी गाल ते, और कल अब पता नहीं नफिल पढ़ेंगे, कल किसी और का नाम आ जाएगा सामने। अब इनकी बात पे भी तो आप एतबार नहीं कर सकते। अब दूसरा मसला ये है पीटीआई का, जो गवर्नमेंट को देर पेश मसाइल हैं, कि इनकी गारंटी कौन लेगा भाई? इनकी बात के ऊपर एतबार चले, गवर्नमेंट तो कर लेंगी, लेकिन उसको पूरा कौन कराएगा? खान के तो जो अपने उनके दोस्त थे, फॉर एग्जाम्पल शेख रशीद थे या परवेज खटक थे, वो कहते थे खान अंदर हमारे साथ बात मानता है, बाहर आके बदल जाता है। तो इनके तो अपने लोगों को पता है कि खान साहब पलट जाते हैं 1 सेकंड में, और फिर वो उसको कहते हैं कि यार ये तो यू टर्न था। तो अब ये एक दूसरा मसला दरपेश है गवर्नमेंट को कि नंबर 1 इनकी गारंटी कौन देगा, और नंबर 2 ये क्या बात जो ये करेंगे उसके ऊपर ये कायम भी रहेंगे या नहीं, और नंबर 3 पार्टी से कौन से ग्रुप से बात करनी है। अब ये जब सारी बातें तय हो जाएंगी तो फिर पता लगेगा कि एजेंडा क्या है। देखें, जब बातचीत करनी होती है, मुज़ाकरात होते हैं, तो आपके कोई टीओआर's होते हैं, को पता होता है कि यार खान को रिहा कराना है, कारकुनान को रिहा कराना है, मुकदमे फारिग कराने हैं। इनमें से अब कोई आपके सामने डिमांड इनकी सामने नहीं आएगी। डिमांड अब आगे आने वाले दिनों में ये होगी कि कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाओ और 9 मई का और 26 नवंबर का फैसला कराओ। अब मुझे रिहाई नहीं चाहिए, 26वीं आईनी तरमीम भी बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे मामलात भी ठीक हैं। अब कौम की तवज्जो जो ये मबजूल कराएंगे वो होगी ये कि ये जो आप लोगों ने हमें जो रिलीफ देना है उसके ऊपर कैसे बात करें। ठीक है, रिलीफ किस तरह से देंगे? जाहिर है बुनियादी नुक्ता जो है आप समझते हैं, बहुत बैकफुट पे चली गई हुई है। ठीक है सलमान, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। कंबर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आजकल खबरें ये भी आ रही है ना कि जाहिर है एक जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दे रखी है पीटीआई ने, तो ये जो मुज़ाकरात की इस वक्त बातें चल रही हैं, ये समझा जा रहा है, परसेप्शन ये मौजूद है कि शायद वो इस तहरीक को, सिविल नाफरमानी की कॉल को फ्लॉप करने की एक हुकूमती कोशिश है, जबकि दूसरी जानिब से भी ये वर्जन सामने आ रहा है कि नहीं, ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है आगे बढ़ाने की बात की जा रही है पीटीआई की जानिब से, तो उसकी वजह वो जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की चार्जशीट सामने आई है उसको लिंक किया जा रहा है खान साहब के साथ, तो वो वजह है। तो दोनों जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं, कन्फ्यूजन है, क्या समझते हैं आप? देखिए, पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की टेबल पे आना या मुज़ाकरात की बात करना इंतहाई खुशाइंद है। मुल्क के लिए खुशाइंद है कि जितने भी आपके मसले हैं वो बातचीत टेबल पे होनी चाहिए, टेबल पे मामलात का सलूशन होना चाहिए, सियासी तौर पर मामलात का हल निकाला जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती हुकूमत चाहती क्या है। हुकूमत पहले कहती है कि आप एहतजाज की सियासत ना करें, वो एहतजाज छोड़ के आपके साथ टेबल पे बैठने को राजी होते हैं। आप कहते हैं आ गए हो फिर टेबल पे, आप 4-5 उन्हें जुगतें लगाकर अपने वुज़रा से बयानात दिलवा कर आप उनकी तजलील करके साबित क्या करना चाहते हैं? अगर आप सीरियस हैं, आप तो हुकूमत, आपका तो बड़ा रुतबा है, आपके पीछे तो रियासत बैक आपको कर रही है, तो आप टेबल पे उनके साथ बैठें, मामलात को तय करें, कौम को भी पता लगे कि आप जो है हुकूमत करने में सिंसियर हैं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त से चले, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो जिस तरह से बैकवर्ड एक जाता हुआ नजर आ रहा है, हम मूव फॉरवर्ड करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जब भी मुज़ाकरात की बात एक पार्टी की जानिब से की जाती है, उसके बाद उसका तमस्फुर उड़ाना शुरू कर दिया जाता है और नॉन सीरियस बातें की जाती हैं। अभी भी ये सतही लेवल की बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात असल में कोई ना हुए हैं, जैसे जावेद साहब ने कहा था कि बाज़ाब्ता तौर पे हुए नहीं है। पीटीआई की जानिब से कदम बढ़ाना खुशाइंद है। पीटीआई समझती है कि चलो आप अगर आपकी जिद है कि मुज़ाकरात टेबल पे आके बात की जाए, हम टेबल पे आ जाते हैं, लेकिन उसमें हुकूमत की जानिब से कोई संजीदगी दिखाई नहीं जा रही। संजीदगी तब होती जब आप ऐसे इकदाम करें जिनसे पता लगे कि आप एक पार्टी को जो दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ब्रीथिंग स्पेस बिल्कुल आपने
ली हुई है, उसको सियासी सरगर्मियां नहीं करने दे रहे, उसको जलसे जुलूसों की इजाजत नहीं दे रहे, आप उसमें नरमी लाएं, आप उनके साथ बैठें, बात करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात हो, पार्लियामेंट के अंदर बात हो, लेकिन किसी भी बात सुनने को आप तैयार नहीं है। वो आपसे कहते हैं कि ठीक है, अगर 9 मई का सानिया हुआ है या फिर अगर हमसे कोई गलतियां भी हुई हैं तो इस पे जुडिशियल कमीशन बना दे, हुकूमत बैठे बात करे, जुडिशियल कमीशन। वो कहते हैं कि अगर हम जुडिशियल कमीशन में हमारी गलती हुई तो हम माफी भी मांगेंगे, लेकिन पहले बनाए तो सही, हकाइक पे तो आए। आज भी यही बात हुई कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए सर, अगर हमारी गलती हुई हम फिर आपसे वापस आके माफी मांगेंगे, लेकिन आप इस स्टेप की तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपको पता है कि आप फॉर्म 47 के जरिए पार्लियामेंट में आए हुए हैं, आपको पता है कि आपने अगर ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की तो आपकी तो अपनी बुनियादें वीक हैं, आप तो एक ऐसी हुकूमत है जो कि लेजिटिमेट ही नहीं है, तो इस वजह से हुकूमत इस मामले पे आना ही नहीं चाहती। और उसके बाद फिर ये टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं, चंद वुज़रा से बयानात दिलवा दिए जाते हैं, चंद लोगों को इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो आपको पता है कि माउथ पीस हैं कई ताकतवर हलकों के, वो कोई बयानात दे देते हैं, जिसके बाद ये सारा प्रोसेस शेटेड होकर रह जाता है। मेरे ख्याल से इस तमाम मामले का हल जो कौम भी देखना चाहती है कि ये एहतजाज की सियासत खत्म हो, मुल्क आगे बढ़े, लोग बैठे, सियासी लोग आपस में एक दूसरे से मिले, बैठे मुल्क के मसाइल सॉल्व करें। गरीब आदमी की देखें जिंदगी अभी इस टाइम पे कहां पे जा रही है, किस तरह से इन्फ्लेशन है, पेट्रोल आपने फिर दोबारा से बढ़ाना है, गैस के चार्जेस सर्दियां आ रही हैं वो बढ़ाने। तो इन सब मसाइल का हल एक चीज जो हमें बताई जाती है कि सियासी इस्तेकाम नहीं है, सियासी की वजह से मौशी इस्तेकाम नहीं आ रहा। तो अगर हुकूमत संजीदा है इसमें तो उसको टेबल पे बैठना चाहिए, बुलाना चाहिए, बात करनी चाहिए, आप बड़े हैं, आप उनकी सुने ऑपोजिशन की, और उसके बाद फिर आगे देखी जाएगी। लेकिन आप पहला स्टेप ही दुरुस्त तरीके से उठाने को तैयार नहीं है, और उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं कि आपकी नीयत साफ नहीं है। और आपकी नीयत क्यों साफ नहीं है? क्योंकि आपकी स्टैंडिंग दुरुस्त नहीं है। अगर आपकी स्टैंडिंग दुरुस्त होती, लेजिटिमेट होती, तो आप ये सारी चीजें करने से घबराते ना। तो मेरा ख्याल से ये सतही तौर पर राब्ता है, कोई इसकी आउटकम नहीं निकलेगी। हम 4 दिन यहाँ टॉक शोज में बात करेंगे इस पे, जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये फलाने ये कह दिया, बैकडोर कोई चैनल पे राब्ते हो गए। लेकिन मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है, जो पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से भी बात हुई, हुकूमत के कुछ लोगों से भी आज पार्लियामेंट के अंदर बात हुई, कोई सब्सटेंशियल डेवलपमेंट इस मामले में नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब इसमें फयाज महमूद साहब, जाहिर है आपकी भी नजर है, आप जाहिर है कोर्ट को भी देख रहे हैं और फिर पॉलिटिकल सिचुएशन, और फिर ये इंटरलिंक्ड भी है ये चीजें। आप क्या समझते हैं कि खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल, उन्होंने कोई वाज़ेह पैगाम दे दिया ना, जेल से भी पैगाम आया कि 14 दिसंबर कुछ से जो है वो सिविल नाफरमानी जो है वो तो हतमी है, उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटा जाएगा। ये पैगाम जो मौजूदा लीडरशिप को वाज़ेह किया गया, क्या ये लीडरशिप जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, क्या इस सिविल नाफरमानी की तहरीक को कामयाब करवा पाएगी या इसका आगाज कर पाएगी? नकी साहब, कामयाबी की बात तो अभी मौजूदा लीडरशिप की आप कह रहे हैं। ये तो खान साहब जब 2014 में वो अंपायर के उंगलियों के इशारों पे खड़े जो है डी चौक में ऐलानात कर रहे थे, बिजली के बिल जला रहे थे और साथ ही साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी लॉन्च कर रहे थे, वो तो तहरीक उस वक्त भी कामयाब नहीं कर सके थे। तो अब तो वो खुद जेल में बैठे हैं और ये जो अभी मौजूदा उनकी बाहर लीडरशिप है, वो ऐसी लीडरशिप है कि जिसके जो फैसले हैं वो ऐसे फैसले हैं कि जिस पर इंसान जो उसका दिल करता है कि इस पे हंसा जाए या रोया जाए। अब सवाल ये है कि बानी पीटीआई या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात पर क्यों आई है, बुनियादी सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि वो कहते हैं कि जब कोई लड़ाई के बाद जब आपको याद आए तो वो मुक्का अपने मुंह पर मार देना चाहिए। और पीटीआई ने क्या किया, जब 26 नवंबर का या 24 नवंबर का जो एहतजाज है, जो इन्होंने अपने कार्ड सबसे आखिर में इस्तेमाल करने थे, वो बुशरा बीबी की बदौलत सबसे पहले उन्होंने कर दिया। मैंने बुशरा बीबी से सवालात पूछे, मैंने उनसे पूछा कि जो आपने जो भी कुछ किया है, जो आपने पॉलिटिकल फैसले किए, तो आपने उससे पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस पर उनका कोई उनके पास जवाब नहीं था। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा जो आपने पॉलिटिकल फैसले किए, तो क्या अली मीन गंडापुर साहब को या फिर खान साहब को आपने एतमाद में ले लिया था, जिसके बाद आपने फैसले किए? आपको नहीं लगता कि आपने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया है? और वो कार्ड जो आपने सबसे आखिर में इस्तेमाल करना था, जिस वक्त हुकूमत आपको कह रही थी कि आए मुज़ाकरात करें, और आप मुज़ाकरात की मेज पर आने को तैयार नहीं थे, लेकिन आप वाजिद थे कि हमने डी चौक जाना है। जब आपका वो एहतजाज जलसा जुलूस मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया, और उसके बाद आप खाली हाथ यहाँ से लौट गए, और उसके बाद जो है अब आपके पास सिवाय इसके कि आप हुकूमत के साथ बातचीत करने के आपके पास कोई चारा नहीं रहा। इस वक्त मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में है, क्योंकि
जो उनकी एक वो कहते हैं कि एहतजाज ही तो एक उनकी पावर थी, उसको वो अपने ही हाथों से वो डिफ्यूज करके यहाँ से चलते बने हैं और उसके बाद अब वो सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बताइए कौन जो है वो पैसे बाहर बैठा जो पाकिस्तानी है वो अपने माँ बाप को पैसे नहीं भेजेगा, वो हर बंदा भेजेगा। कौन चाहेगा कि जी वो बिजली के बिल जमा ना करवाए, हर बंदा करवाएगा। इसी तरह ये तो पहले भी कामयाब नहीं हुई है और ये मैं समझता हूँ कि एक और ये कार्ड जो है वो कहते हैं सियासत में जो फैसले हैं वो बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने होते हैं और ये जो कार्ड है ये वो कार्ड इमरान खान साहब ने एक बार फिर खेल दिया है जो शायद सबसे आखिर पे होना चाहिए था, वो अभी उन्होंने जो है उसको फिर आगाज में फेंक दिया है। अब सही। ये भी डिफ्यूज हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास बजाय सवाए हुकूमत के साथ बातचीत करने के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। देखे आपको किसी का चेहरा पसंद है या नहीं पसंद है, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इस वक्त हुकूमत वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जो है लीडरशिप में हुकूमत चल रही है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ये एक जो है वो कहते हैं कि एक हकीकत है, ये आप माने या ना माने। आप मुज़ाकरात किस चीज पे होने हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-3 चीजें मांगती है। एक 9 मई और जो 26 नवंबर वाले पे जो वो कहते हैं जी तहकीकात करवा लें। एक तो उनका मुतालबा ये है। दूसरा वो मुतालबा तो वो हुकूमत को कहते हैं जी घर भेज दें। दूसरा वो मुतालबा नहीं, इस कहते हैं वक्त कि दो खासा मुतालबे बाहर हैं ना निकाल दें। कि जुडिशल तो ये कमीशन वो बनाए मुतालबे और हैं जिस पे कैदियों को तो रिहा करें। अमल हो सकता ही नहीं है। तो ये मुज़ाकरात मुझे तो वो बेल जो कहते हैं मंडे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। सही, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं जावेद आपसे जानना चाहता हूँ, इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में एक आम पेशरफ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान है और मदारस रजिस्ट्रेशन बिल है जिस पर जाहिर है सदर ने एतराज़ लगाया, वो वापस आया। अब मौलाना साहब भी कह रहे हैं उनको प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट दोनों से ही शिकायत हैं, लेकिन अब प्रेसिडेंट से जो वापस आया इसके बाद टेक्निकली भी ज़रा बता दीजिएगा कि क्या 10 दिन अगर गुजर जाते हैं और सिग्नेचर नहीं होते प्रेसिडेंट की जानिब से और अगर वो मंजूर हो चुका है पार्लियामेंट से, तो फिर क्या वो एक्ट का हिस्सा नहीं बन जाता? और इसी जानिब आज इशारा भी किया गया मौलाना साहब की जानिब से। थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ी जो आपका पहले वाला टॉपिक है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। सब दोस्तों ने इस पर बात की। जिस वक्त ये पीडीएम और ये इत्तेहादी जो इस वक्त हुकूमत है, जब ये और सारे ऑपोजिशन में थे, उस वक्त ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुआ करते थे, तो जिस वक्त उनके ऊपर पीटीआई दौर में क्रैकडाउन हो रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी, जेलों में बंद किया जा रहा था, सारी सूरत हाल इस तरह से थी, जो वाइट कॉलर क्राइम्स उन पे डाले जा रहे थे, तो उस वक्त हम उस वक्त की ऑपोजिशन से ये जाके बात करते थे कि आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते हैं। तो एक मुज़ीका खेज बात लगती है कि आप जाके एक ऐसी जमात जो ऑलरेडी ऑपोजिशन में हो, सप्रेस्ड हो और वो दीवार से लगी हुई हो, और उससे जाके कहें कि आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते हैं। और फिर हमें उस वक्त जो ये मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें थी ये कहती थी कि मुज़ाकरात का दिल बड़ा करना और हाथ बढ़ाना हुकूमत का काम है, तो हुकूमत उसमें पहल करे। लेकिन हमें तो यहाँ पर वो जो वाइज लोग हैं वो तो दिखाई नहीं देते। यहाँ तो कोई कारकुन है और कोई कारकुन का कारकुन है, वो वही चीज टो करते हैं जो उनको बताई जाती है। जो लोग सोचते हैं मुल्क के बारे में, वाइज पीपल हैं जिनको पता है कि टेक्निकल नॉकआउट कैसे करवाया गया, लंदन में प्लान कैसे बना और यहाँ पर आके क्या कुछ हुआ, और उससे पहले पीटीआई क्या कुछ करती रही। ठीक है कि वो जो टिट फॉर टैट और उनको जो उन्होंने किया उसका बदल उनको दिया जा रहा है, लेकिन एक इस मामले को कहीं ना कहीं आके तो रुकना है। आप या तो हिस्ट्री को कोई सबक ना सीखें और हिस्ट्री को उसी तरह से रिपीट करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये फिर आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी जो बार बार दोहराएंगे, और आने वाला वक्त फिर आपका इसका बदला फिर आप ही से लेगा जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, उनको चाहिए कि वाइज डिसीजंस करें। एक लिमिट है, एक टाइम है, गुजर गया। आपने 1.5 साल जेल में गुजारा, इस पार्टी को भी आपने क्रश कर दिया, 1.5 साल गुजर चुका, इनके साथ आपने अपना हिस्सा बराबर कर लिया। देन अब आप रुकें और आगे बढ़ें, कुछ वक्त के लिए चीजों को थमने दें, सूरत हाल को काम डाउन करने दें, और इसमें जो स्पॉयलर्स हैं उनसे जो मुज़ाकरात करने के लिए संजीदगी से बैठे, उन स्पॉयलर से दूर रहें, क्योंकि ये स्पॉयलर्स जो हैं ये मुज़ाकरात की टेबल पे कभी नहीं आने देंगे, क्योंकि इनका काम ही ये है कि बैठ के इंतशार फैलाना और अपनी गुफ्तगू से शोले बरसाना ताकि कोई मस्बत पेशरफ्त हो ही ना सके। दूसरी बात यह कि मौजूदा हुकूमत इतना मैंडेट ही नहीं रखती है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ सके, इसलिए कि फॉर्म 45 और 47 की जहां बात हो रही है, तो वो राना सनाउल्लाह साहब बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि क्या हम एक तलवार जो है वो उसको वहां जेल से निकाले, उसके हाथ में तलवार दे दें, वो हमारी गर्दनें उड़ा दे। ये आपने सुना होगा राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट जो है, उससे बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि
कोई भी मुज़ाकरात किसी किस्म के पीटीआई के साथ या उनके साथ ढील बरतने वाली जो बात है या ढील देने वाली, वो इस हुकूमत के लिए ज़हर कातिल साबित होगी। इसके लिए जरूरी है कि आइंदा जो प्लान बनाया गया है, आपने 5-5 साल की एक्सटेंशन दी हैं, आपने 26 यानी तरमीम अदलिया का स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, उसके लिए जरूरी है कि आप 8-10 साल के लिए जो मुखालिफ जमातें, चाहे वो इमरान खान है या जो भी वो आपके अगेंस्ट बोलता है, उनको दबा के रखें, सप्रेस रखें, उनकी आवाजें बंद करें और उनको जेलों में डालें, मुकदमात करें उनके खिलाफ दहशतगर्दी के। ये इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। इस किस्म की मिसालें हमने तो शायद पीटीआई के दौर में भी नहीं देखी थी। दूसरी बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो बिल, जो हुकूमत का बिल है, जिसको बैक किया मौलाना फजलुर रहमान ने, ये पहले भी पीडीएम के दौर में भी इस पे बातचीत चलती रही और खासे बड़े फोरम पे इस पे एग्रीमेंट हो चुका था कि इस बिल के ऊपर जो है वो कानून साजी करवाई जाएगी, लेकिन उसके अंदर रखने डाले गए। बाद में वो बिल उस वक्त पास नहीं हो सका और वही बिल जो है वो दोबारा से हुकूमत ने ऑन किया कि हम इसको लेकर आएंगे पार्लियामान में। अब 20 और 21 सितंबर की रात को 26वीं यानी तरमीम के बाद इस बिल को मंजूर करवाया गया और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी इस एक्ट के लिए, तरमीमी एक्ट को भी दी गई, क्योंकि वहां 2/3 मेजॉरिटी बैठी थी। उन्होंने 1 गो के अंदर इस बिल को पास किया। उससे पहले ये कैबिनेट में डिस्कस हुआ, रूल्स के मुताबिक वजारत कानून ने इस पे अपने कमेंट्स दिए, सीसीएलसी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और मेन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के वुजरा, जो वाइज वुजरा इस वक्त बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जो इसकी मुखालफत कर रहे थे, ये वहां पे कैबिनेट में मौजूद थे। 10 रोज का टाइम देता है कट ऑफ डेट आइन का आर्टिकल 75 कि वो सदर मुमलिकत के पास 10 दिन का टाइम है, वो उस पर डिसेंडिंग असेंडिंग नोट लिखेगा या उसको मंजूर करेगा। आपको ये बताता चलूं कि डॉक्टर आरिफ अलवी के टाइम पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर जब डॉक्टर आरिफ अलवी ने खामोशी इख्तियार की थी, तो उस वक्त वो खामोशी का मतलब हाँ में समझा गया था और वहां से उसका गजट नोटिफिकेशन इसी नेशनल असेंबली सेक्रेटरी ने जारी कर दिया था। लेकिन इसमें दोनों नोट्स की सूरत में प्रेसिडेंसी की जानिब से कि क्या असरात मुरतब होंगे? 10 दिन में ये बन जाएगा एक्ट का हिस्सा? जी, मैं वही बता रहा हूं आपको कि सदर अगर खामोशी इख्तियार करता है, उस सूरत में भी उसको हाँ तस्वुर किया जाएगा और 10 रोज के बाद उसका गजट नोटिफिकेशन होना जरूरी, मैंडेटरी है। अब सदर साहब ने इसके ऊपर पहले एक ऑब्जेक्शन किया। आपको पहले तो ये बताएं कि एक ऑब्जेक्शन जो बिल पास हुआ नेशनल असेंबली और सेनेट से, उसके अंदर आपका एक हर्फ भी जो है वो मजाज नहीं है कि सदर मुमलिकत उसको चेंज कर सकें या सेक्रेटरीट जो है वो कहे जी कि इसके अंदर ये चीज डाल के हम दोबारा से सदर को साइन करवा लें। आपको तरमीम दोबारा लानी पड़ेगी या सदर मुमलिकत को रूल्स के मुताबिक, कवायद के मुताबिक दोबारा से ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें तरमीम लानी पड़ेगी। ये मिसालें मौजूद हैं। सही है, ठीक है, ये टेक्निकल मामलात हैं, मगर जाहिर है आप थोड़े इस पे बात भी हो रही है, फिर इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। लेकिन सलमान, आप क्या समझते हैं? ड्राफ्ट बनाया गया, ड्राफ्ट कबूल हुआ और बिल जो है वो भी मंजूर हुआ और उसके बाद ऑब्जेक्शन आ गया। अब यही सवाल उठा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब कि अब इसके बाद इतराज की क्या गुंजाइश है, चाहे वो प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं या वजीर आजम की? आप क्या समझते हैं, अब क्या मामला हुआ है और फिर इसका नतीजा क्या देख रहे हैं आप? कोई नतीजा नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, आप एक बिल की बात कर रहे हैं और प्रेसिडेंट जरदारी ने उसके ऊपर बहुत राइटफुली जो है वो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं और बात यही थी कि 10 दिन के अंदर उसके ऊपर कोई नोट या ऑब्जेक्शन आना ज़रूरी है। तो उन्होंने वो नोट और ऑब्जेक्शन लगा के वापस उसको भेज दिया हुआ है कि इसको जो है वो ज़रा एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी फैटिफ के साथ और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ एग्रीमेंट के अंदर हैं विद रिस्पेक्ट टू द मदरसा रजिस्ट्रेशन और इनकी जो फाइनेंसिंग है उसके हवाले से मामला जो है वो तशवीशनाक हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मदारिस रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है वो अब से पहले चलता रहा है सोसाइटीज एक्ट के तौर के ऊपर। सही जी, आपका इंटरनेशनल जो फाइनेंसिंग आ रही है और जो आपके लोग आपको फाइनेंस कर रहे हैं, उसके बाद फिर मामला बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। People want to keep an eye on where the money is coming and where it is going, जो फैटफ के अंदर हमने ऑलरेडी उनके साथ एग्री किया हुआ है। IMF की भी सिमिलर शराइत थी जिसके अंदर हमने ट्रांसपेरेंसी उनको एश्योर की हुई है। तो देखें, अब वो मदारिस सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर हों या वो मौजूदा निज़ाम के अंदर दूसरे तरीके से रजिस्टर हों, मकसद उनकी रजिस्ट्रेशन है। जो उससे अचीव करना है वो उनकी ट्रांजैक्शंस पे नजर रखना है, उसमें किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपली अगर आपको पता है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं और कहां पे खर्च हो रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप ये हिसाब किताब नहीं दे सकते और आप नहीं बता सकते कि कैसे कहां पे आए, कहां पे गए, तो आपका पॉइंट आ गया कि उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जावेद?
ये देखें, इसमें जो चीज समझने की है वो ये है कि इस बिल को जिसने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है जो ये कानून साजी होने के लिए जा रही थी, जिस पर सदर मुमलिकत ने मेरी नजर में आइन की खिलाफ वर्जी की है, जिसको उस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी ने जब दस्तखत नहीं किए थे तो उस वक्त उनको आइन शिकन कहा गया था, वही इकदाम दोबारा से किया जा रहा है। इसमें बिल में लिखा हुआ है कि जो मदरसा हैं वो अपने ऑडिट्स करवाएंगे, ऑडिट रिपोर्टें हर साल की वो जमा करवाएंगे। ये कानून है जिसकी बात ये कर रहे हैं कि जो पहले से मौजूद चीज है वो एक मुआहिदा है 2019 का, जिसपे उन्हीं मदारिस के जो वफाक हैं उन्होंने दस्तखत किए थे, जो इस वक्त उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उस वक्त का जो निज़ाम चल रहा है उसमें इन उलमाए कराम का ये कहना है कि उसके तहत जो हमारे अकाउंट्स खुलने थे बैंक्स में, वो अकाउंट्स नहीं खोले गए, स्टेट बैंक ने हमें ऑन नहीं किया उस निज़ाम के तहत। वो ये चाहते हैं कि कानून एक ऐसा लेकर आया जाए जिसके तहत उनकी फंडिंग उसी तरीके से हो जिस तरह से एक एनजीओ का मामला पाकिस्तान में चलता है या बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों को यहाँ पर जिस तरह से काम करने का मौका दिया जाता है, उसके लिए कानून साजी की बात कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी मुआहदे के तहत किसी डायरेक्टोरेट जनरल के जो है उसके तहत वो काम नहीं करना चाहते, बल्कि ऑटोनमस एक आजाद हैसियत में वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो वजारत तालीम और तरबियत के तहत जो सिलसिला चल रहा है उसके तहत हुकूमत जो है उनको डिक्टेट कर सकती है, उनको इवन के उनके बता सकती है, उस पर नजर रख सकती है। उनके असातिज़ा मदारिस में भी गवर्नमेंट जो है वो उनको अपॉइंट करके देती है। जी ठीक है, ये बड़ा डिफरेंस है, कुछ समझने की जरूरत है। ठीक है जावेद, आपने बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर दिया। सलमान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली प्लीज? नो, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट इट आउट, और वो ये है कि देखें, ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स की बात करें, आपको भी पता है पाकिस्तान के अंदर ऑडिटेड अकाउंट्स कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स। द प्रॉब्लम लाइज वेयरएवर इट इज। मौलाना अपने आप को इतनी जल्दी इस सारे के सारे लॉ के सामने सबड्यू नहीं करना चाह रहे, और वो अपनी रेलेवेंस जो है वो उसको बरकरार रखना चाह रहे हैं, वरना एतराजात इतने कुछ सवेर या इतने कुछ शदीद हैं नहीं। दूर हो सकते हैं आप सब। एतजाज साहब एक मिनट, एतजाज भाई मेरी बात सुने। जावेद क्विकली प्लीज आगे बढ़ें। तकद्दुस की ये बात की जाती है, पार्लियामेंट की डिग्निटी की बात की जाती है। जब पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर दिया तो खुद मुख्तारी आपकी पार्लियामान की बालादस्ती कहाँ रह गई? ठीक है, क्वेश्चनेबल है ये चीजें। आप मौलाना को छोड़ दें, आपने जब पार्लियामेंट से मंजूर किया, कैबिनेट से मंजूर हुआ, आप जिस मौकिफ को लेकर चल रहे हैं उसमें काबीना में तमाम वज़रा बैठे हुए थे जिन्होंने उस वक्त ओपिनियन नहीं दी, में डिस्कस भी हुआ, मंजूरी के बाद ही आया। तो इस वक्त टोटली जो है वो आइन के खिलाफ सारा काम चल रहा है और पार्लियामेंट की भी तौहीन की जा रही है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या है, पॉलिटिक्स है या दीगर वजूहात हैं, इसका भी हम जिक्र करेंगे, और कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है इसकी भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।